बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी आपकी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एंड सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर। और सीरीज रेजोनेंस सर्किट की मैंने आपको एक एप्लीकेशन भी बताई थी, किसके अंदर यूज होता है वो भी बताओ। नहीं ध्यान, दोबारा बता देती हूँ। जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई थी सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, वो कब आई थी बेटा? हमने ये कहा था कि हमारी कोई फ्रीक्वेंसी है, अगर सर्किट की जो आपकी ईएमएफ है, ठीक है, ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी अगर मैं इंक्रीज करूं, तो इंक्रीज अगर फ्रीक्वेंसी करते हैं तो आप सभी को पता है कि जो एक्सएल होता है, एक्सएल क्या है यहाँ पे? इंडक्टिव रिएक्टेंस है। एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2 पाई न्यू। आगे 2 पाई न्यू, एक्सएल की वैल्यू 2 पाई न्यू, और फिर एल यस याचना, रेडियो को ट्यून और टीवी सेट्स के अंदर यूज होता है, करेक्ट। देखो एक्सएल की वैल्यू 2 पाई न्यू एल, और आपकी एक्ससी की वैल्यू कितनी होती है? एक्ससी क्या है आपका यहाँ पे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है? 1/μ/c, और 1/μ/c, ओमेगा कितना होता है? 2 पाई न्यू सी। 2 पाई न्यू, और सी के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? ओमेगा सी था ना, तो 2 पाई न्यू सी है यहाँ पे, हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे देखो यहाँ से ध्यान से कि ये जो आपका एक्सेल है वो आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके? फ्रीक्वेंसी के। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आपके उसके फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर इस तरीके से है तो हम किसी भी सर्किट की अगर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने पे हमें ये पता लगा था वहां पे कि जो आपका, क्योंकि ये आपका एक्सेल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। एक्सेल अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो इसका मतलब ये तो आपका लीनियरली इंक्रीज करेगा। और जो हमारा एक्सी है, कैपेसिटिव आपका रिएक्टेंस है, वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर आपकी न्यू यानी कि ईएमएफ जो आपके सर्किट की थी, अगर आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, तो हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था वो हमारा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। डिक्रीज करेगा इसका मतलब पहले ये ज्यादा थी और फिर धीरे धीरे क्या होती जा रही है? इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो हमने इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा मान लिया जिस पॉइंट के ऊपर हमारी फ्रीक्वेंसी जो थी दोनों की सेम उसमें आ गई। अब ये कहता है ये कौन सी? इस फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ आपका? इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा एक्सी और एक्सएल दोनों क्या है? आपके इक्वल हो गए, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है अगर ये दोनों हमारे इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जेड इम्पिडेंस था, जेड इम्पिडेंस किसके इक्वल होता है? आपका अंडर द रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल का स्क्वायर, ठीक है। इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आप ये कह रहे हो इस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई? आपके एक्सएल एक्सी के इक्वल हो गई। इसका मतलब ये इक्वल हो गई, तो हम इन दोनों को, इस फैक्टर को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं नेग्लेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे जस्ट आपका जो वैल्यू बची है यहाँ पे, जो आपका इम्पिडेंस है वो किसके इक्वल हो गया? आपका यहाँ पे ओनली आर के स्क्वायर के। और आर के स्क्वायर आप जब इसके अंदर रूट के अंदर सॉल्व करोगे तो वो जस्ट आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? जेड इज इक्वल टू आर, ठीक है। जेड किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से इम्पिडेंस यानी कि रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालनी थी? सीरीज रेजोनेंस सर्किट की फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। तो फ्रीक्वेंसी किससे आपने निकाली है? इस न्यू नॉट के ऊपर निकाली है, और इस न्यू नॉट के ऊपर क्या होता है? आपका एक्सएल एक्सी इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये दोनों इक्वल है तो एक्सएल को हम इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या लिख सकते हैं? 2 पाई न्यू नॉट एल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? ये आपका 1
अपॉन में 2 पाई न्यू नॉट सी के। ठीक है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम न्यू नॉट को इस साइड से हटा देते हैं। इस साइड से हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई को अगर यहाँ से मैं हटा रही हूँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चे हमारा 4, और ये कितना हो जाएगा पाई का स्क्वायर, और इस एल को भी यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे एल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, न्यू नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ये आपका 1 अपॉन में 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर एलसी के इक्वल हो गया। अब हमें तो जस्ट फ्रीक्वेंसी पता करनी थी, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है बच्चे वो कितनी हो जाएगी आपकी न्यू नॉट इज इक्वल टू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 अपॉन में आपका 4 पाई का स्क्वायर। अगर रूट करेंगे, जैसे इसको स्क्वायर को हटा के करेंगे तो पूरा रूट आ जाएगा, रूट हटाएंगे तो 4 पाई का स्क्वायर, तो आपका रूट के अंदर से कितना आएगा 2 पाई। ठीक है, और ये तो आपका कितना आ जाएगा 2 पाई, और ये कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, इसका मतलब जो आपकी सीरीज रेजोनेंस सर्किट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई है हमारी, 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी आई है। अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर कल आपको करवाया था, तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनते हैं, जल्दी बताओ। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर हम जो सर्किट बना, पैरेलल रेजोनेंस सीरीज के उसमें आप क्या सर्किट जो लेके चलते हैं उसमें कोई बता सकता है केटी, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर किस तरीके का सर्किट होता है, कल बताया था ना, ज्वाइन की थी आपने क्लास। बच्चे आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। केटी बताओ तो, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, इसके अंदर मैंने बताया था ना पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है आपका जो, अच्छा कल वाली नहीं ले पाए, ओके। देखो इसके अंदर हमारा जो आपका इंडक्टर था उसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर रखा था, हमारे रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, और फिर आप कनेक्ट तो हुए थे कीर्ति कल, इन दोनों को सीरीज में, और इसको किसमें आपके पैरेलल में आपके कैपेसिटर के साथ हमने इसको, हाँ यस अनीता, रेजोनेंस एंड इंडक्टर सीरीज में और कैपेसिटेंस पैरेलल में, ओके करेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे कर दिया हमने, और उसके बाद किससे ज्वाइन कर दिया हमने, इसके ईएमएफ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एसी सोर्स के साथ, और फिर इसको इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या है आपका इंडक्टर, और ये क्या है आपका रजिस्टर, और ये क्या है आपका कैपेसिटर। तो ये आपका किसके लिए हो गया आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर जब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी थी, तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आई थी आपकी वो कितनी थी, न्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एल सी माइनस में आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अब तीनों के लिए हो गया, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर के लिए, ठीक है। लेकिन इसकी एक और एप्लीकेशन भी हो सकती है, सपोज कहीं पे भी हमारा ये जो रेजिस्टेंस था ये नहीं था, अगर ये हमारा रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया बेटा, यहाँ पे 0 के इक्वल हो गया। अगर रेजिस्टेंस 0 के इक्वल हो गया तो ये पूरा फैक्टर तो आपका आएगा ही नहीं। अब ये पूरा फैक्टर नहीं आया तो न्यू नॉट किसके इक्वल हो गया, 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/, ऐसे, या फिर आप बोल सकते हो कि न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आपका LC, और इस फैक्टर को हम यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, इस फैक्टर को हमने हटा दिया और ये मतलब पूरा इस तरीके से लिख दिया ना, तो हमारा जो पूरा फॉर्मूला वो कितना हो जाएगा, यहाँ से न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ LC के। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का मैंने करवाया था कल। आज हम करेंगे क्वालिटी फैक्टर ऑफ द रेजोनेंस सर्किट। क्वालिटी फैक्टर आपके 12th क्लास में भी था। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आपका, जितना आपका एनर्जी स्टोर होती है किसी एक पर्टिकुलर साइकिल के अंदर, उस सर्किट के अंदर, अपॉन में जितना एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, वो आपका क्या है, क्वालिटी फैक्टर है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आपका, क्वालिटी फैक्टर होता है जितना एनर्जी का आपका स्टोर होता है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, मैक्सिमम एनर्जी जो आपकी क्या हो रही है, स्टोर की जा रही है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय जितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी डिसिपेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये किसके अंदर डिसिपेटेड पर एनर्जी स्टोर पर साइकिल। ठीक है, और इसी तरीके से एनर्जी लॉस पर साइकिल कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है और इसको हम क्या कर देते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे सर्किट के अंदर आपको पता है, आपको अब दोनों के लिए क्वालिटी फैक्टर निकालना है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए भी और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए भी। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट लेके चलते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर हमें पता है कैपेसिटर है, इंडक्टर है और हमारा रेजिस्टेंस है। तो एनर्जी स्टोर किसमें होगी, एक तो कॉइल में हो सकती है और एक दूसरा आपका चार्ज के थ्रू आपका किसमें, कैपेसिटर में स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं इसके अंदर की जो एनर्जी स्टोर होगी आपकी, वो मतलब जितनी आपकी मतलब जितनी कैपेसिटर स्टोर करेगा उतनी इंडक्टर रिलीज करेगा वहां पे, क्योंकि वो नेगेटिव साइन के साथ चलेगा फिर वहां, और जितना इंडक्टर आपका स्टोर करेगा उसके अंदर कैपेसिटर वहां पे रिलीज करेगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके के उसमें होगा तो हम एक ही उसमें लेके चले थे कि हमारा जो इंडक्टर की जितनी इंडक्टर के अंदर स्टोरेज होगी उतना ही कैपेसिटर क्या करेगा, उस एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा इंडक्टर है, ठीक है, जो हमारा इंडक्टर है आपका L, उसके अंदर एनर्जी स्टोरेज कितनी होती है। ठीक है, तो आपने 12th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा था, उस मैग्नेटिक फील्ड जो आपका चैप्टर है उसमें देखा है कि जो हमारा एनर्जी स्टोर होती है आपकी इंडक्टर के अंदर, वो कितना आपका इंडक्टर की उसमें कितना करंट पास करवा रहा है उससे देते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला कितना होता है आपका, हाफ ऑफ L आई नॉट, आई का स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे तो मैक्सिमम हमारी ये बतानी थी कि जितना आपका इंडक्टर के अंदर स्टोरेज हो रहा है वो मैक्सिमम करंट कितना उसमें से पास हो रहा है उससे, और मैक्सिमम को हम उसकी पीक वैल्यू से बताते हैं, तो मैंने आई नॉट ले लिया। अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर ले ली होती तो कैपेसिटर के अंदर जितना चार्ज वो स्टोर करता है उससे बताता, तो Q इज इक्वल टू CV के उसमें होता है, तो यानी कि ये किससे आपका आ जाएगा, कैपेसिटर के केस के अंदर कितना होता, हाफ ऑफ C
V का स्क्वायर, और अब V की भी यानी कि जो वोल्टेज इसके उसमें हो रही है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू हमें इसकी लेनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका हाफ ऑफ सी वी नॉट का स्क्वायर। अगर हम क्या कहते हैं कि अब हम चार्जिंग किसमें करवा रहे हैं, आपकी कैपेसिटर में, और जो इंडक्टर है उसमें से रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इंडक्टर आपका रिलीज कर रहा है और जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है। लेकिन अपने केस के अंदर जो अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं उस केस में मैं क्या लेके चल रही हूँ कि जो मेरा इंडक्टर है वो मेरा क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोरेज कर रहा है, और जो कैपेसिटर है वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोरेज अगर आपको इसके अंदर बतानी थी तो हमने इससे बता दी। तो एनर्जी डिसिपेटेड इसके अंदर आपको पता है कितनी हो जाएगी आपकी एनर्जी डिसिपेटेड, कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी इसके अंदर उस हीट ऑफ टेम्परेचर की वजह से। हीट ऑफ टेम्परेचर जितना आपका हीट पावर जो लॉस होगी आपकी इसके अंदर पर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, वही कितना हो जाएगा आपका एनर्जी डिसिपेटेड हो जाएगा, यानी कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर, तो इसका ये हो गया, ठीक है। और पावर जितने पावर की फॉर्म में बतानी उसमें बतानी है, ठीक है। और कितने टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है, तो टाइम पीरियड को मैंने इस तरीके से लिख लिया कि कितने टाइम पीरियड के अंदर आपका हीट पावर का लॉस हो रहा है, ठीक है। मतलब टाइम पीरियड ऑफ करंट के अंदर कितना आपका हीट पावर का लॉस हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पर साइकिल के अंदर कितना एनर्जी आपकी लॉस हो रही है, ठीक है। तो अगर ये इसके इक्वल है और आपका जो इंडक्टर है उसके अंदर एनर्जी ये आपकी कौन सी है, स्टोरेज वाली है, और ये एनर्जी डिसिपेटेड वाली है यानी कि एनर्जी लॉस वाली है। तो आप अपने फॉर्मूले में इसको पुट कर दो। अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये जो आपका Q यानी कि क्वालिटी फैक्टर किसके लिए है, आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट का, वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू में एनर्जी स्टोरेज किसके इक्वल हो जाएगी आपकी हाफ आई एल आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसके, आपके एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी नॉट, ठीक है। अब आपको पता है आई नॉट आपको किसके उसमें बताना है। अब देखो जैसे यहाँ पे हम लेके चल रहे थे, ये जो आपकी वैल्यू है आपकी करंट की, ये कौन सी है, आरएमएस वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक साइकिल की दिखानी है, एक पीरियड पूरी साइकिल की, उसमें मीन वैल्यू तो हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते क्योंकि मीन वैल्यू के अंदर तो पूरी के उसमें ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू लेके चल रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो ये भी कैसा है, हमारा आरएमएस वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे आई नोट है और यहाँ पे क्या है, आई आर एम एस। आई नोट यानी कि पीक वैल्यू, मीन वैल्यू इसकी आ रही है वो, ठीक है। मीन वैल्यू ये कौन सी उसकी उसमें थी, तो मीन वैल्यू और आर एम एस वैल्यू का हमने एक रिजल्ट निकाला हुआ है ना कि कितनी उसकी पीक वैल्यू के फॉर्म में, आपका पीक वैल्यू के फॉर्म में आपका आर एम एस का रिजल्ट कितना है, आपको ध्यान हो तो वो रिजल्ट हमारा कितना आया था, आई आर एम एस is equal to आई नॉट बाई रूट टू। सबको पता है ना, ये रिजल्ट हमारा इतना आता है, ठीक है। तो आई आर एम एस किसके इक्वल है, आपका आई नॉट बाई रूट टू। तो आपको आई नॉट को आई आर एम एस की फॉर्म में बताना था, तो ये कितना हो जाएगा आपका आई नॉट इज इक्वल टू 2 IRMS, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और एक मिनट, ये रूट टू था, ठीक है। रूट टू था आपका, 2 नहीं है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर तो आई नोट हो जाएगा, और आई आर एम एस का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 2 से तो आपका ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और आर एम एस आई आर एम एस का स्क्वायर आई आर एम एस से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म आपकी यहाँ से क्या बची, सबको पता चल रहा है ना क्या बची है, 2 पाई, और अंदर है आपका L डिवाइडेड बाय R, ठीक है। और यहाँ से एक चीज और पता चल रही है क्या,
कि जो आपकी टी नॉट है वो क्या है, टाइम पीरियड। अब हम जो क्वालिटी फैक्टर और जो आपकी और चीज है उसमें तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बताया है आपका, इसका मतलब टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, यानी कि 1/t। तो इसका मतलब आपका t कहाँ है, आपका नीचे है, तो इसको मैं क्या, टी नॉट है, ठीक है। तो यहाँ से हम, क्योंकि पीक वैल्यू आपकी करंट की बता रही थी ना कि करंट के टाइम पीरियड के अंदर, और करंट किस में आपकी पीक वैल्यू के ऊपर था, तो इसीलिए मैंने टी को भी टी नॉट ले लिया, और यहाँ पे न्यू भी क्या हो गया, वो न्यू नॉट वाली फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहाँ से ये भी किसके इक्वल हो गया, आपका न्यू नॉट के। तो इसका मतलब जो आपका क्यूएस वाला जो रिजल्ट आया है, यानी कि क्वालिटी फैक्टर फॉर द शार्प रेजोनेंट सर्किट, वो आपका किसके इक्वल आया है, 2 पाई न्यू नॉट L/R के, ठीक है। और 2 पाई न्यू नॉट सभी को पता है, 2 पाई न्यू नॉट किसके इक्वल होता है, आपके ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ओमेगा नॉट L/R, ठीक है। तो यहाँ से ये रिजल्ट किसका आया है, आपका क्वालिटी फैक्टर फॉर द शार्प रेजोनेंट सर्किट। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में भी कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका इंडक्टर के साथ सीरीज में था और कैपेसिटर अलग पैरेलल में था, तो हम ये मान लेते हैं वहां पे कि जो हमारा एनर्जी स्टोरेज हो रही है वो हमारी कैपेसिटर में हो रही है वहां पे, ठीक है। तो कैपेसिटर में अगर हमारी एनर्जी स्टोरेज वहां पे हो रही है, तो एनर्जी डिसिपेशन कितनी हो जाएगी इसके रिगार्डिंग, तो एनर्जी डिसिपेशन जैसे हमने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बताई थी, I² टी नॉट के अकॉर्डिंग। तो टी नॉट टाइम पीरियड आपके जितना करंट, उसमें आप करंट तो नहीं, यहाँ पे वोल्टेज की फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, तो टी नॉट तो आपका उसी टाइम पीरियड के अंदर बताना पड़ेगा। और यहाँ पे जो I² है, इसको आपको वोल्टेज की फॉर्म में लिखनी है, तो ये I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है ना, V इज इक्वल टू IR होता है। तो इसको आपको वोल्टेज की फॉर्म में चेंज करना है, तो I² को वोल्टेज की फॉर्म में आप कैसे बता सकते हो, V² डिवाइडेड बाय R करके, ठीक है। और यहाँ पे करंट, क्योंकि V इज इक्वल टू IR, और एक R से डिवाइड कर दोगे तो R का स्क्वायर बाय R हो जाएगा, और IR किसके इक्वल हो जाएगा, V के, तो V का होल स्क्वायर बाय R हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि डिसिपेशन एनर्जी आपकी यहाँ पे करंट की फॉर्म में, जब आप सीरीज रेजोनेंस सर्किट ले रहे थे तब ये होती है। अब यहाँ पे ये भी RMS की वैल्यू थी, इसका मतलब इसको भी हमें किसकी फॉर्म में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो एनर्जी स्टोरेज थी, एनर्जी स्टोरेज इन द कैपेसिटर, वो ये हो गया, और एनर्जी डिसिपेशन इन द कैपेसिटर वो आपका ये वाला फॉर्म हो गया। बस अब इन दोनों को किस में पुट करना है, जो आपका फॉर्मूला था क्या था, 2 पाई इंटू में मैक्सिमम एनर्जी स्टोरेज पर साइकिल, और आपकी एनर्जी लॉस पर साइकिल कितना है, ठीक है। तो अगर इसको पुट करेंगे तो इन दोनों को जैसे डिवाइड करेंगे, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका क्वालिटी फैक्टर फॉर द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट is equal to 2 pi into में एनर्जी स्टोरेज पर साइकिल, एंड हम यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज किसके केस में, कैपेसिटर के केस में बता रहे थे, तो वो आपका कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ C V नॉट का स्क्वायर, ठीक है। और अब हमें किसके उसमें एनर्जी डिसिपेशन बतानी है, तो एनर्जी डिसिपेशन कितना हो जाएगा आपका, अभी आपने किया है VRMS का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर T नॉट डिवाइडेड बाय R, ठीक है। इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इस R को तो मैं यहाँ से उठा के क्या कर सकती हूँ, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर में है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस 2 से मैं क्या कर सकती हूँ, इस 2 को कैंसिल आउट कर सकती हूँ, ठीक है। और अब क्या है आपका यहाँ पे V नॉट का स्क्वायर है, तो आपको पता है V नॉट, जैसे I नॉट को आप जैसे मीन वैल्यू आप उसकी RMS वैल्यू किस अकॉर्डिंग बताते हो, करंट की, आपकी RMS इज इक्वल टू I नॉट बाई √2 है। इसी तरीके से V नॉट भी कितना हो जाएगा आपका, VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाई √2, तो V नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, √2 VRMS के, तो √2 का स्क्वायर करूंगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा आपका VRMS का स्क्वायर।
ठीक है, तो वी आर एम एस के स्क्वायर से तो वी आर एम एस का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 आपका यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका टी नॉट का यानी कि 1/T0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ही होती है हमारी। तो इसका मतलब जो क्वालिटी फैक्टर फॉर द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है वो आपका किसके इक्वल हो गया, 2 पाई न्यू नॉट और आरसी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो 2 पाई न्यू नॉट है ये क्या है आपका, कुछ और नहीं बल्कि हमारा ओमेगा नॉट ही होता है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, न्यू नॉट आर सी। तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो आपका इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक और चीज पता है यहाँ से, ओमेगा बाई सी किसके इक्वल होता है, 1/ओमेगा/c आपके क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका मतलब जो क्वालिटी फैक्टर फॉर द, आपको अब न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको वहां पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर वहां पे आपको ओमेगा नोट की वैल्यू दी हुई है, कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस, तो आप डायरेक्ट ये पुट कर दो। लेकिन वहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, रेजिस्टेंस डिवाइडेड में आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से देखो, अगर मैं इसको ओमेगा सी को 1 अपॉन में करके लिख देती, तो यानी कि यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ लिख देती ओमेगा नॉट सी। ठीक है, ऊपर से हटा के ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो चीज जाएगी वो आपके सीधा जो पूरा टर्म है उसके न्यूमिनेटर में आ जाएगी। इसका मतलब 1/ओमेगा ओमेगा नॉट सी क्या है आपका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका QP है यहाँ से वो किसके इक्वल आ गया, यानी कि क्वालिटी फैक्टर फॉर द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट वो आपका किसके इक्वल आया है, यहाँ से आपका रेजिस्टेंस अपॉन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। ठीक है, या फिर आप इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू में रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटर की फॉर्म में भी बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वालिटी फैक्टर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या फिर आपकी 3rd यूनिट जो है वो स्टार्ट करवा देंगे। मंडे ट्यूसडे बेटा ध्यान रहे कि मंडे ट्यूसडे जो है वो आपकी क्लास मैम लेंगी। ठीक है, जिसमें मैम आपको 2nd यूनिट स्टार्ट करवाएंगे।